हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू यूपी पाठशाला। और आज हम लोग दोबारा से जो क्लास 9 का टॉपिक चल रहा था, सेल द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, उसी को आगे बढ़ाएंगे और डिस्कस करेंगे सेकेंड पार्ट। और इस पार्ट में हम लोग पढ़ने वाले हैं टाइप्स ऑफ सेल के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। टाइप्स ऑफ सेल। अब सेल के टाइप को पढ़ने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, दो क्राइटेरियाज चूज करने पड़ेंगे और उन क्राइटेरिया के हिसाब से भी हम लोग क्या करेंगे, टाइप्स ऑफ सेल के बारे में पढ़ेंगे। तो पहला क्राइटेरिया जो हम लोग चूज कर रहे हैं वो क्या है, डेवलपमेंट ऑफ न्यूक्लियस। और जो सेकेंड क्राइटेरिया है वो क्या है, नंबर ऑफ सेल। तो ये है हमारा दूसरा क्राइटेरिया। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे ऑन द बेसिस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ न्यूक्लियस के आधार पे। तो अगर हम लोग बात करें डेवलपमेंट ऑफ न्यूक्लियस के आधार पे सेल के टाइप, तो सेल के दो टाइप होते हैं। पहला होता है प्रोकैरियोटिक सेल एंड दूसरा होता है यूकैरियोटिक सेल। तो ऑन द बेसिस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ न्यूक्लियस अगर हम लोग देखें तो सेल जो है वो दो तरह की हो जाती हैं। पहली हो जाती है प्रोकैरियोटिक सेल एंड सेकंड हो जाती है यूकैरियोटिक सेल। तो चलिए पहले इन्हीं दोनों टाइप की सेल को समझ लेते हैं। तो पहली जो सेल हम लोगों ने डिस्कस करी है वो है प्रोकैरियोटिक सेल। तो अगर इस सेल की बात करें तो हमने बोला कि इस सेल को हम लोगों ने पढ़ा है ऑन द बेसिस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ न्यूक्लियस के हिसाब से। तो आखिर ये सेल्स होती कैसे हैं, तो इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो अगर इस प्रोकैरियोटिक सेल को समझना है तो सबसे पहले इस वर्ड का मीन समझ लेते हैं। प्रो मीन्स होता है प्रिमिटिव, एंड कैरियोटिक मीन्स होता है न्यूक्लियस। प्रिमिटिव मीन्स दैट मीन्स जो इनका न्यूक्लियस होता है वो कैसा होता है, लेस डेवलप होता है, लेस डेवलप न्यूक्लियस होता है। ओके, अब लेस डेवलप न्यूक्लियस का मतलब क्या है कि यहां पर जो न्यूक्लियस होता है इसके न्यूक्लियस के चारों ओर कवरिंग नहीं होती है, तो इस तरह से ये बोला जाता है लेस डेवलप न्यूक्लियस, दैट मीन प्रिमिटिव टाइप न्यूक्लियस। तो ऐसी सेल जिनमें जो न्यूक्लियस है वो लेस डेवलप होता है, उस तरह की सेल को हम लोग क्या कहते हैं, प्रोकैरियोटिक सेल कहते हैं। और इसके अगर हम लोग एग्जाम्पल की बात करें तो यहाँ पर एग्जाम्पल में एक ही ऑर्गेनिज्म आता है और वो है बैक्टीरिया। ओके, तो बैक्टीरिया एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है जो कि प्रोकैरियोटिक सेल के अंतर्गत आता है, और यानी कि बैक्टीरिया में जो न्यूक्लियस होता है वो वेल डेवलप नहीं होता है। तो अगर हम बात करें कि हम न्यूक्लियस क्राइटेरिया अगर हमने यहाँ पे चूज किया है तो आखिर न्यूक्लियस क्राइटेरिया चूज ही क्यों किया है। तो अगर हम लोग बात करें न्यूक्लियस की, तो न्यूक्लियस एक्चुअल में होता क्या है, न्यूक्लियस होता है ब्रेन ऑफ द सेल, यानी कि सेल का ब्रेन। अब सेल का ब्रेन अगर लेस डेवलप है तो वो बोला जाएगा प्रोकैरियोटिक सेल, और अगर वेल डेवलप होगा तो हो जाएगा यूकैरियोटिक सेल। तो चलिए अब हम लोग समझते हैं सेकेंड टाइप्स ऑफ सेल जो कि है यूकैरियोटिक सेल। अब इसके वर्ड्स को भी हम लोग समझते हैं। यू मीन्स होता है ट्रू एंड कैरियोटिक मीन्स होता है न्यूक्लियस। अभी हम लोगों ने पढ़ा है कैरियोटिक मीन्स न्यूक्लियस, यानी कि वो सेल जिनका जो न्यूक्लियस होता है वो ट्रू होता है। अब यहाँ पे ट्रू का मतलब क्या हुआ, ट्रू का मतलब हुआ कि जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस वो कवर्ड बाई न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ओके, तो यहाँ पर जो न्यूक्लियस है वो बाकायदा कुछ इस तरह से, फॉर एग्जांपल ये हो गया न्यूक्लियस, और ये जो न्यूक्लियस है ये चारों तरफ से इस तरह से कवर्ड है ना। तो ये जो मेम्ब्रेन हो गई इसे हम लोग बोलते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। तो इस तरह के न्यूक्लियस को हम लोग बोलते हैं यूकैरियोटिक न्यूक्लियस, है ना। और जो सेल होती है उसे हम लोग बोलते हैं यूकैरियोटिक सेल। तो यहाँ पर अगर हम लोग बात करें एग्जाम्पल की, तो एग्जाम्पल में बैक्टीरिया को छोड़ के जितने भी ऑर्गेनिज्म आते हैं सारे के सारे यूकैरियोटिक होते हैं। जैसे कि हम लोग अगर बात करें अमीबा की, देन हम लोग बात करें प्लांट की, देन हम लोग बात करें एनिमल की, या हम लोग बात करें फंगी की, ये सारे ही क्या हो जाते हैं, सारे के सारे किसमें आते हैं, यूकैरियोटिक सेल में आते हैं। इन सभी में जो न्यूक्लियस होता है वो पूरी तरह से डेवलप होता है। और यहाँ पर प्रोकैरियोटिक की बात करें तो यहाँ पर कुछ इस तरह से सेल में चारों तरफ फैला हुआ रहता है, तो ये होता है लेस डेवलप न्यूक्लियस। तो इस तरह से प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल, आई होप कि सभी को क्लियर हो गया होगा एकदम। अब चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं सेकेंड क्राइटेरिया जो कि हम लोगों ने लिया था, नंबर ऑफ सेल्स के आधार पे। तो अगर हम लोग देखें नंबर ऑफ सेल्स के आधार पे, तो यहाँ पर भी जो सेल होती हैं दो तरह की ही होती हैं। तो पहला जो टाइप है सेल का यहाँ पर ऑन द बेसिस ऑफ नंबर वो है यूनिसेलुलर, और सेकेंड जो टाइप ऑफ सेल है वो है मल्टीसेलुलर। ओके, तो ऑन द बेसिस ऑफ नंबर देयर आर टू काइंड्स ऑफ सेल, फर्स्ट वन इज यूनिसेलुलर एंड सेकेंड वन इज मल्टीसेलुलर। ठीक उसी तरह से जिस तरह से हम लोगों ने यूकैरियोटिक एंड प्रोकैरियोटिक को समझा था, इसको भी समझ लेते हैं। वो ऑर्गेनिज्म, अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, ऑर्गेनिज्म की बात करेंगे। ऑर्गेनिज्म मीन्स एक लिविंग बॉडी की बात करेंगे।
ओके, सो वो ऑर्गेनिज्म जो कि बने होते हैं एक ही तरह की सेल के, या उनकी बॉडी एक ही सेल की बनी होती है, उन्हें हम लोग बोलते हैं यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। तो यहाँ पर अगर इस वर्ड को देखें, इस वर्ड में यूनी मीन्स होता है सिंगल एंड सेलुलर मीन्स होता है सेल। सो वो ऑर्गेनिज्म जो कि बने होते हैं केवल और केवल सिंगल सेल के, उन्हें हम लोग कहते हैं यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। अब हम लोग बात करते हैं इसके एग्जाम्पल्स की। तो एग्जाम्पल में यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म की अगर हम लोग बात करें तो जितने भी बैक्टीरियाज हैं ये सारे के सारे सिंगल सेल होते हैं। और जो प्रोटिस्ट होते हैं, प्रोटिस्ट दैट मीन्स जो अमीबा है, पैरामीशियम है, ओके, कई सारे ये क्या होते हैं यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म की कैटेगरी में आते हैं। उसी तरह से ब्लू ग्रीन एल्गी, ये सब क्या है यूनिसेलुलर की कैटेगरी में आएंगे, यानी कि इनकी जो बॉडी होती है वो केवल एक ही सेल की बनी होती है। ओके, नाउ हम लोग मूव करते हैं सेकेंड टाइप्स ऑफ सेल में। तो सेल का जो सेकेंड टाइप है वो है मल्टी सेलुलर। तो यहाँ पर मल्टी की बात करें तो मल्टी मीन्स होता है मैनी एंड सेलुलर मीन्स सेल। तो वो ऑर्गेनिज्म जिसकी बॉडी कई सारी सेल्स की बनी होती है उन्हें हम लोग बोलते हैं मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। जैसे कि हम लोग अगर अपनी ही बात करें, अगर हम लोग अपनी ही बॉडी की बात करें तो हमारी बॉडी क्या ट्रिलियंस ऑफ सेल्स की बनी होती है ना। तो हम लोग कैसे हो गए मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म हो गए। ओके, तो ऐसे ऑर्गेनिज्म जो किसके बने होते हैं मैनी काइंड्स ऑफ सेल के बने होते हैं, ये मैनी नंबर ऑफ सेल के बने होते हैं, उन्हें हम लोग बोलते हैं मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। तो यहाँ पर अब आप एग्जाम्पल समझ ही गए होंगे कि कई सारी सेल्स का कौन बना होता है। तो अगर हम लोग बात करें एनिमल्स एंड प्लांट्स एक्सेट्रा, तो ये सारे के सारे क्या होंगे मल्टी सेलुलर की कैटेगरी में आएंगे। अब यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखने वाला हूँ नोट के फॉर्म में, तो इनको थोड़ा ध्यान से समझना कि अगर कहीं पर लिखा हो यूनिसेलुलर प्रोकैरियोट है ना, और लिखा हो यूनिसेलुलर यूकैरियोट, तो इन दोनों का मतलब अब हम लोग कंबाइन कर सकते हैं या आसानी से समझा भी सकते हैं। जैसे कि यहाँ लिखा हुआ है यूनी, तो यूनी मीन्स क्या हो जाएगा यानी कि सिंगल सेल होगी, है ना, वो जो ऑर्गेनिज्म होगा वो सिंगल सेल का ही बना होगा। और प्रोकैरियोट्स की अगर बात करेंगे तो उसका जो न्यूक्लियस होगा कैसा होगा लेस डेवलप होगा। ओके, तो उसकी बॉडी सिंगल सेल होगी और उसका न्यूक्लियस कैसा होगा लेस डेवलप होगा। तो बच्चों याद रखना इस कैटेगरी में केवल एक ही ऑर्गेनिज्म आएगा और वो आएगा बैक्टीरिया। ओके, और अगर सेकेंड यहाँ पर जो लिखा हुआ है इसकी हम लोग बात करें यूनी सेलुलर, तो अब तो समझ आ ही गया होगा सबको कि सिंगल सेल। एंड यूकैरियोट्स मीन्स होता है वेल डेवलप, वेल डेवलप क्या न्यूक्लियस। ओके, तो ऐसी सेल्स जिनका जो न्यूक्लियस है वो कैसा है वेल डेवलप है। तो इस कैटेगरी में कौन कौन आ सकता है, इस कैटेगरी में सिंगल सेल में फंगी भी आ सकता है, अमीबा भी आ सकता है, यानी कि जितने भी प्रोटिस्ट हैं वो सारे आ सकते हैं। ओके, या बीजीए भी आ सकता है। ओके, तो ये सारे आ जाते हैं किसमें यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स में आ जाते हैं, क्योंकि इन सभी का जो न्यूक्लियस है वो कैसा है वेल डेवलप है। अब मल्टी सेलुलर जितने भी मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं वो सारे के सारे यूकैरियोट्स ही होंगे, है ना। तो सिंपल सा नोट्स है, इसे भी हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं, इसे भी यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं कि ऑल मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स आर यूकैरियोट्स। जितने भी मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म हैं वो सारे के सारे ही क्या होंगे यूकैरियोट्स होंगे। अब बच्चों यहाँ पर ध्यान देने वाली बात ये है कि अगर हम लोग यूनिसेलुलर प्रोकैरियोट्स को देख लें तो हमें ये समझ आ जाएगा कि ये जो सेल होती है किस तरह की बनी होती है। यानी कि अगर हम लोग स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरिया देख लें तो यूनिसेलुलर और प्रोकैरियोट दोनों तरह की सेल को हम लोग देख लेंगे। तो चलिए हम लोग देखते हैं बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर, और यहाँ पर ये भी सीख लेना कि आखिर बैक्टीरिया के स्ट्रक्चर को ड्रॉ कैसे करते हैं। तो स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरिया, और यहाँ पर बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर हम लोग क्यों बना रहे हैं, ताकि जो यूनिसेलुलर प्रोकैरियोट है इनका इस तरह की सेल को हम लोग समझ लें कि किस तरह की दिखती है। ओके, तो देखो बहुत ही सिंपल है, बैक्टीरिया की सेल को बनाने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना पड़ता है, एक कैप्सूल की शेप का स्ट्रक्चर बनाएंगे। अब यहाँ पे करना क्या है, हमको इसके ऊपर दो लेयर दिखा देनी है, एक इस तरह से इसको कवर करती हुई और इसके ऊपर थोड़ा और थिकेंड वॉल यानी कि मोटी वॉल इस तरह से दिखा देंगे। अब यहाँ से एक टेल निकलती हुई दिखाएंगे पूंछ की तरह। ओके, अब यहाँ मिड में इस तरह से ये हम लेस डेवलप न्यूक्लियस को दिखा देंगे। यहाँ पर ये जो सेल मेम्ब्रेन होती है इसे हम लोग सेल मेम्ब्रेन कहते हैं, ये क्या है यहाँ पर कुछ ऐसे फोल्ड हो जाएगी। ओके,
फिर यहाँ पर इस तरह से लिक्विड फिलअप कर देंगे। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर बनाएंगे स्नोमैन। ओके, जगह जगह पे स्नोमैन बना देंगे। ओके, फिर एक रिबन की तरह एक और स्ट्रक्चर इस तरह से फॉर्म कर देंगे। तो ये जो है ये आपका बन गया किसका सेल, स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरिया, यानी कि यूनिसेलुलर प्रोकैरियोट जो होते हैं इस तरह के ही हमें दिखाई देते हैं। तो इसकी नेमिंग कर देते हैं हम लोग, तो अच्छे से समझ आ जाएगा कि आखिर ये है क्या, कि कौन कौन सा पार्ट किस तरह से दिखता है और क्या है। तो चलिए इसकी लेबलिंग कर लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पर ये जो टेल लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है ये एक्चुअल में क्या होता है, ये होता है फ्लैजेला। और ये फ्लैजेला क्या करता है, बैक्टीरिया को मूवमेंट करने में हेल्प करता है। अब यहाँ पर अगर बात करें ये फर्स्ट लेयर की, तो ये सबसे आउटर में प्रेजेंट होती है और इसे हम लोग बोलते हैं कैप्सूल या कैलिक्स के नाम से भी इसको जाना जाता है। यही क्या करती है, बैक्टीरिया को बचाती है, बैक्टीरिया को बचाती है ड्रग्स या एंजाइम से। तो हमारी बॉडी में जब बैक्टीरिया जाता है तो एंजाइम या फिर जो हम लोग दवाइयाँ खाते हैं उनसे ये जल्दी डिस्ट्रॉय नहीं होता है। तो क्यों नहीं डिस्ट्रॉय होता है, क्योंकि वहाँ पर एक एडिशनल लेयर पाई जाती है जिसे हम लोग बोलते हैं कैप्सूल। फिर यहाँ पर आएंगे तो एक और वॉल मिलेगी जिसे हम लोग बोलते हैं सेल वॉल। अब चूंकि नाम ही है सेल वॉल, तो वॉल क्या करती है, प्रोटेक्शन ही करती है। तो ये भी क्या करेगी, प्रोटेक्शन ऑफ बैक्टीरियल सेल, एंड इसको फिक्स्ड शेप प्रोवाइड करती है। ओके, तो बैक्टीरिया को फिक्स्ड शेप भी प्रोवाइड करेगी। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट अगर बात करें तो यहाँ पर ये जो लेयर है इसे हम लोग बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन। अब सेल मेम्ब्रेन क्या करती है, बैक्टीरिया की जो वॉल है, ये बैक्टीरिया है उसे थोड़ा फ्लेक्सिबल बना के रखती है, एंड एक्सचेंज ऑफ मटेरियल, सेल के अंदर क्या जाएगा, सेल के अंदर से क्या निकल के बाहर आएगा, वो सारी की सारी चीज़ों को बैलेंस करने का काम करती है सेल मेम्ब्रेन। इसके बाद अगर हम लोग सेल के अंदर जाएंगे तो यहाँ पर हमको एक इर्रेगुलर या नेकेड न्यूक्लियस देखने को मिलेगा, और इसके न्यूक्लियस को हम लोग बोलते हैं न्यूक्लियोइड या इंसिपिएंट न्यूक्लियस। ओके, अब इसके न्यूक्लियस को हम लोग न्यूक्लियस भी नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे, न्यूक्लियोइड या इंसिपिएंट न्यूक्लियस बोलेंगे। इसका मतलब ही क्या होता है, लेस डेवलप न्यूक्लियस। ओके, लेस डेवलप न्यूक्लियस। अब हम लोग यहाँ पर कुछ स्पेशल स्ट्रक्चर और भी देख रहे हैं, जैसे कि हम लोगों ने यहाँ पर स्नोमैन बनाया था। तो ये जो स्नोमैन होता है ये एक्चुअल में क्या होता है, ये होता है राइबोसोम। क्या होता है, राइबोसोम। और यहाँ इसकी कैटेगरी होती है 70S। तो ये 70S क्या है, जब हम लोग सेल की पार्ट्स के बारे में डिस्कस करेंगे तो वहाँ पर हम लोग बात करेंगे इस बारे में। और अगर राइबोसोम की बात करें बैक्टीरिया सेल में करता क्या है, तो ये प्रोटीन को बनाता है। क्या करता है, प्रोटीन सिंथेसिस करता है। इसके बाद यहाँ पर बैक्टीरिया में एक और सेल मेम्ब्रेन की फोल्डिंग से बना एक स्ट्रक्चर पाया जाता है जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, जिसे हम लोग बोलते हैं मीसोसोम। ओके, ये मीसोसोम क्या करता है, बैक्टीरिया में रेस्पिरेशन का काम भी करता है, ये डाइजेशन का भी काम करता है, या हम सीधा बोल सकते हैं कि मेटाबॉलिज्म या मेटाबॉलिक एक्टिविटी कंट्रोल करता है। ओके, तो ये हो गया बैक्टीरियल सेल का कंप्लीट डायग्राम। तो एक प्रोकैरियोटिक सेल जो होती है इसी तरह की देखने को मिलती है। तो चलिए एक बार फिर से इनको हम लोग रिवाइज कर लेते हैं इनके पार्ट्स को। तो सबसे पहले हमने क्या देखा, बैक्टीरिया में फ्लैजेला को देखा। देन हम लोग लेयर पे मूव करें, पहली लेयर हमको मिली कैप्सूल जो कि इसको ड्रग्स या एंजाइम से बचाती है। फिर अंदर जब बढ़े तो हमें मिली सेल वॉल जो कि क्या करती है, बैक्टीरियल सेल को प्रोटेक्ट करती है और उसे फिक्स्ड शेप देती है। नेक्स्ट थर्ड जो हमें लेयर मिली वो थी सेल मेम्ब्रेन। ये क्या करती है, बैक्टीरिया को फ्लेक्सिबल बनाए रखती है और एक्सचेंज ऑफ मटेरियल करती है, यानी कि बैक्टीरियल सेल के अंदर कौन सा प्रोडक्ट आएगा या कौन सा निकल के बाहर जाएगा, यानी कि एक्सक्रीशन वगैरह में हेल्प करती है। देन हम लोग बात करें अगर मीसोसोम की, तो मीसोसोम क्या है, बैक्टीरिया में सारी मेटाबॉलिक एक्टिविटी को कंट्रोल करता है, फिर वो चाहे रेस्पिरेशन हो, डाइजेशन हो वगैरह वगैरह। इसके बाद बात करें यहाँ पर बैक्टीरिया के न्यूक्लियस की, तो लेस डेवलप होता है, इसलिए इसके न्यूक्लियस को हम लोग बोलते हैं न्यूक्लियोइड या इंसिपिएंट न्यूक्लियस। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है लेस डेवलप न्यूक्लियस। फिर हम लोगों ने स्नोमैन स्ट्रक्चर की बात की थी जो कि था राइबोसोम। ये क्या करता है, प्रोटीन को सिंथेसाइज करता है बैक्टीरियल सेल में। अब यहाँ पर कुछ चीज़ें हैं जो कि छूट गई हैं, उनको हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। जैसे कि ये जो लिक्विड भरा हुआ है इसे हम बोलते हैं साइटोप्लाज्म। तो इसमें क्या है, जितने भी ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक मटेरियल हैं, यानी कि जो बैक्टीरिया डाइजेस्ट करता है या जितनी भी केमिकल रिएक्शन है वो यहीं पर परफॉर्म होती हैं। और एक और स्ट्रक्चर दिख रहा होगा यहाँ पे, ये इसे हम लोग बोलते हैं प्लाज्मिड। ये प्लाज्मिड जो होता है एक तरह से डीएनए की तरह ही होता है,
तो याद रखना एक्स्ट्रा जेनेटिक मटेरियल होता है ये प्लाज्मिड। तो ये हो गया बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर, और हम लोगों ने यानी कि देख ली है यूनिसेलुलर या प्रोकैरियोटिक सेल। तो अब हम लोग जो नेक्स्ट सेल की बात करें वो थी हमारी यूकैरियोटिक सेल। तो यूकैरियोटिक सेल को अगर हम लोग देखें इसका स्ट्रक्चर, तो यूकैरियोटिक सेल के एग्जाम्पल में आया था प्लांट सेल और एनिमल सेल। मतलब कि जब यूकैरियोटिक सेल को पढ़ा था तो वहाँ पर प्लांट भी एग्जाम्पल में आया था और एनिमल में भी आया था। और हमें पता होना चाहिए कि प्लांट सेल और एनिमल सेल ये दोनों ही हमारे सिलेबस में हैं और इनसे डिफरेंस काफ़ी ज़्यादा पूछे जाते हैं, है ना। तो इनको अगर हम लोग देख लें तो यानी कि हम लोग ये समझ जाएंगे कि प्लांट सेल और एनिमल सेल दिखती कैसी है और दोनों में डिफरेंस क्या होते हैं। अब ये दोनों ही एग्जाम्पल आते हैं किसमें, यूकैरियोटिक सेल में। तो यानी कि अगर हम लोग इनका स्ट्रक्चर देख लेंगे तो हमें ये समझ आ जाएगा कि यूकैरियोटिक सेल कैसी होती है। तो चलिए इनके स्ट्रक्चर को हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, ड्रॉ करते हैं प्लांट सेल, प्लांट सेल स्ट्रक्चर। तो देखो बच्चों, प्लांट सेल को बनाने के लिए हमें कुछ नहीं करना है, बहुत ही सिंपल सा फंडा होता है। सबसे पहले क्या करना है, एक हेक्सागोन खींचना है इस तरह से, और इस हेक्सागोन के ऊपर कटोरियां रख देनी है इस तरह से। ओके, ये अब अगर सबसे पहली चीज़ है कि हमें क्या करना है, पेंसिल से ही ड्रॉ करना होता है। अब यहाँ पे जगह जगह क्या कर देंगे, इस तरह से इरेज कर देंगे और इसको ब्लॉक कर देंगे, यानी कि बंद कर देंगे। अब यहाँ पे क्या है, ये जितने भी कटोरे रखे थे इन सभी को एक थ्रेड से बांध देना है इस तरह से। ये ओके, तो ये जो है ये बन गई है प्लांट सेल की वॉल्स। अब इसके बाद हमें क्या करना है, इसमें मेन चीज बनानी है जो कि क्या है, ब्रेन ऑफ सेल, यानी कि हमें क्या बना देना है, न्यूक्लियस बना देना है। अब यहाँ पर जो न्यूक्लियस बनाएंगे हम लोग, वो न्यूक्लियस अच्छे से कवर्ड होगा न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से। अभी प्रोकैरियोटिक सेल में जब हमने देखा था तो वो नेकेड था, उसके आसपास मेम्ब्रेन नहीं दिख रही थी। यहाँ पर क्या है, मेम्ब्रेन है। इस पार्ट से ही निकलता है, यानी कि न्यूक्लियस की न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से ही एक स्ट्रक्चर निकलता है इस तरह से। अब चूंकि हमें कई सारे सेल ऑर्गेनल को दिखाना है तो हम क्या करेंगे, हर एक सेल ऑर्गेनल छोटा छोटा ही बनाएंगे। ओके, स्टार्टिंग पोर्शन में यहाँ पे क्या है, कुछ इस तरह से यहाँ पे क्या मिलेंगे, दाने से मिलेंगे, और बाकी कैसा रहेगा, स्मूथ सरफेस रहेगी। फिर इसके बाद यहाँ पर कुछ इस तरह से स्ट्रक्चर देखने को मिलेंगे और इस तरह से स्ट्रक्चर देखने को मिलेंगे। इसके बाद क्या है, कुछ इस तरह से स्ट्रक्चर बना देना है, फिर कुछ इस तरह से, इसके बाद यहाँ पर भी क्या करना है, हमें स्नोमैन बना देना है। तो ये बन गया स्नोमैन अपना। अब तो चलिए देखते हैं सबसे पहले प्लांट सेल को कि किस तरह से दिखती है। और इस प्लांट सेल को बनाने के लिए हमें क्या करना है, सबसे पहले एक हेक्सागोन बनाना है कुछ इस तरह से। ये बन गया हेक्सागोन। अब हमें करना क्या है, इसके ऊपर हर एक साइड पे कटोरे रख देने हैं इस तरह से। ये ओके, अब इन सारे जो कटोरे रखे हुए हैं इनको क्या करना है, बांध देना है एक रस्सी से। ये ओके, अब इसमें क्या करना है कि ये जो बंधे हुए हैं इनको जगह जगह पे थोड़ा स्पेस भी ऐसे करके हम लोग दे देंगे। ओके, तो ये बन जाएगी हमारी प्लांट सेल की बाउंड्री। अब क्या करना है, सबसे पहले प्लांट सेल में क्या करना है, एक लार्जेस्ट सेल ऑर्गेनल बनाना है जो कि मोस्ट ऑफ द प्लांट सेल का एरिया ऑक्युपाई करेगा, जिसे हम लोग बोलते हैं वैक्यूल। इसके बाद क्या करना है, यहाँ पर हमें ब्रेन ऑफ द सेल बनाना है जो कि क्या था, न्यूक्लियस था, यानी कि यहाँ पे न्यूक्लियस बना देना है इस तरह से। अब चूंकि कई सारी चीज़ें हमें दिखानी है तो हर एक सेल ऑर्गेनल हम क्या करेंगे, एक एक करके ही बनाएंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले हम दिखा देते हैं ये क्लोरोप्लास्ट, यहाँ पे हो जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया, और जो स्नोमैन है वो यहाँ पर भी हम लोग बना के देखेंगे इस तरह से। एक सेल में कई सारे होते हैं लेकिन हम लोग क्या करेंगे, चूंकि स्पेस कम है इसलिए एक एक सेल ऑर्गेनल ही बनाएंगे। इसके बाद ये जो न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन है यहाँ से हम लोग एक स्ट्रक्चर निकालेंगे
इस तरह से अभी जब लेबलिंग करेंगे तो इनके नेम भी हम लोग डिस्कस करेंगे। इस स्ट्रक्चर के चारों तरफ क्या है, कुछ स्टार्टिंग में ग्रेन्स टाइप के दिखते हैं, तो यहाँ पे ग्रेन्स दिखा देते हैं हम लोग। ओके, फिर यहाँ पर इन्हीं से एक स्ट्रक्चर बनता है, वो यहाँ पे दिखा देते हैं, और इसी से एक और स्ट्रक्चर ओरिजिनेट होता है इस तरह से, तो यहाँ पर उसको भी हम लोग दिखा देते हैं। फिर कुछ और चीज़ें हैं इस तरह से यहाँ पर दिखा देते हैं। अब करना क्या है, इसके अंदर चूंकि लिक्विड भी दिखाना है तो इस तरह से ऐसे करके हम लोग दिखा देंगे। ओके, अब क्या करते हैं, इसको हम लोग लेबल कर लेते हैं। सबसे पहले जो लेयर हमें दिखाई देती है, एक मिनट, इसको हम लोग इस साइड कर देते हैं लेबलिंग। तो सबसे पहली जो लेयर हमें दिखाई देती है ये क्या होती है, सेल वॉल होती है। और सेल वॉल जो बैक्टीरिया में काम था वही यहाँ पर भी है। फिर इसके अंदर जो मेम्ब्रेन हम लोगों को दिखाई देगी यहाँ से, इसे हम लोग बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन। इसके बाद और जो लिक्विड फिलअप है यहाँ पर सेल में, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, साइटोप्लाज्म बोलते हैं। फिर यहाँ पर कुछ स्ट्रक्चर दिख रहे हैं इस तरह के, इसे हम लोग बोलते हैं लाइसोसोम। फिर यहाँ पर स्नोमैन की अगर हम लोग बात करें, स्नोमैन यहाँ पर बना देते हैं, फिर इसको लेबल कर देंगे। इसे हम लोग कहते हैं राइबोसोम। ठीक है, अब यहाँ पर नेक्स्ट पोर्शन को हम लोग लेबल कर लेते हैं। ये जो लार्जेस्ट स्ट्रक्चर दिख रहा है इसे हम लोग बोलते हैं वैक्यूल। और ये जो स्ट्रक्चर दिख रहा है इसे बोलते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। और ये जो स्ट्रक्चर है ये केवल प्लांट सेल में ही पाया जाएगा, इसे हम लोग कहते हैं क्लोरोप्लास्ट। अब हम लोग आते हैं सबसे पहले न्यूक्लियस में। तो न्यूक्लियस के एक एक पार्ट को हम लोग देखते हैं। यहाँ पर ये जो न्यूक्लियस की आउटर मेम्ब्रेन दिख रही है इसे हम लोग बोलते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। क्योंकि न्यूक्लियस के चारों ओर है इसलिए हम लोग क्या कहते हैं, इसको न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के नाम से जानते हैं। अब यहाँ पर हमें क्या है, जगह जगह पे स्पेस भी ये दिख रहा है, तो इसे हम लोग बोलते हैं न्यूक्लियर पोर, यानी कि न्यूक्लियस में पाया जाने वाला होल। इसके बाद ये मेन जो है ये क्या है हमारा, यही है न्यूक्लियस। इसके अंदर होता क्या है, न्यूक्लियोप्लाज्म होता है, यानी कि एक लिक्विड भरा रहता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोप्लाज्म। यहीं पर कुछ इस तरह से धागे नुमा स्ट्रक्चर ऐसे ऐसे दिखेंगे, इन्हें हम लोग बोलते हैं क्रोमैटिन मटेरियल। और एक डेंस स्ट्रक्चर यहाँ पर मिलेगा इस तरह से, न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियस की तरह देखने को मिलेगा। इसे हम लोग क्या कहते हैं, इसे हम लोग कहते हैं न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियोलस के नाम से जानते हैं। तो इनको और भी डिटेल में डिस्कस करेंगे जब हम लोग पढ़ेंगे पार्ट्स ऑफ सेल के बारे में। अभी केवल इनको लेबल कर लेते हैं। फिर ये न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन से अटैच जो स्ट्रक्चर है इसे हम लोग बोलते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब ये जो होता है यहाँ पर दो तरह का होता है, आप देख सकते हैं कि यहाँ पर क्या है, इस पोर्शन में ग्रेन्स दिख रहे हैं, तो इसकी सरफेस जो हो जाती है वो हो जाती है रफ, इसलिए बोलते हैं इसको रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और ये जो पोर्शन है इसमें ये ग्रेन्स नहीं है इसलिए हो जाती है स्मूथ, तो इसे हम लोग बोलते हैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसके बाद यहाँ पर अगर इस स्ट्रक्चर की बात करें तो इसे हम लोग बोलते हैं गोल्गी बॉडी। गोल्गी बॉडी के नाम से जानते हैं इसको। इसके बाद इन्हीं से बने और भी स्ट्रक्चर होते हैं जो कि यहाँ पे हमने लिख दिया है, लाइसोसोम। और तो आई थिंक सारी ही पार्ट्स को लेबल कर लिया है। एक पार्ट और बचा है ये, इसे हम लोग बोलते हैं प्लाज्मोडेस्माटा। प्लाज्मोडेस्माटा ये भी क्या है, पोर्स होते हैं, यानी कि होल्स होते हैं। ठीक है, तो इस तरह से ये दिखती है हमको प्लांट सेल। इनको हम लोग ऐसे ही डिस्कस कर लेते हैं क्योंकि अभी हर एक स्ट्रक्चर को हम लोग क्या करेंगे, जब हम पार्ट्स ऑफ प्लांट सेल या पार्ट्स ऑफ सेल के बारे में डिस्कस करेंगे तो वहाँ डिटेल में और भी डिस्कस होगा। ओके, तो चलिए इसको, तो सबसे पहले वॉल्स को डिस्कस करें। तो सेल वॉल क्या करती है, बैक्टीरिया को प्रोटेक्ट वगैरह करती है या फिक्स, सॉरी ये क्या करती है, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं सेल वॉल की। तो ये सेल वॉल क्या करती है, प्लांट सेल को प्रोटेक्ट करती है और फिक्स शेप देती है। सेल मेम्ब्रेन जैसा कि हम लोगों ने डिस्कस किया था, एक्सचेंज ऑफ मटेरियल करती है। देन अंदर साइटोप्लाज्म हो गया जहाँ पे केमिकल रिएक्शंस होती हैं। लाइसोसोम क्या है, सेल के अंदर सेलुलर डाइजेशन करने में रिस्पॉन्सिबल होता है। क्या होता है सेलुलर डाइजेशन, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे अभी। देन राइबोसोम की बात करें तो यहाँ पर क्या होते हैं, एटीएस होते हैं, ये भी प्रोटीन को ही बनाते हैं। अब आ जाते हैं वैक्यूल में। तो वैक्यूल क्या होती है, ये जो प्लांट के अंदर ऑस्मो रेगुलेशन और
चीज़ों को बैलेंस करने का काम करती है। देन हम लोग बात करें माइटोकॉन्ड्रिया की, तो यही है हमारा पावर हाउस ऑफ द सेल, यानी कि सेल के अंदर जितनी भी एनर्जी का फॉर्मेशन होता है वो यही करता है। इसके बाद केवल प्लांट में पाई जाने वाली ही ये चीज़ है क्लोरोप्लास्ट, जो कि क्या करती है, प्लांट को स्पेसिफिक कलर देती है, यानी कि ग्रीन कलर जो प्लांट का होता है वो क्लोरोप्लास्ट की वजह से ही होता है। फिर यहाँ पर न्यूक्लियर के कुछ पार्ट्स लिखे हुए हैं, लाइक न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, तो न्यूक्लियस को प्रोटेक्ट करेगी और न्यूक्लियस के अंदर क्या जाएगा और क्या निकल के बाहर आएगा उसको कंट्रोल करती है। फिर यहाँ पर न्यूक्लियस हो गया, न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियर पोर, जो कि चीज़ों को बाहर और अंदर लाने ले जाने में हेल्प करेगा। न्यूक्लियोलस क्या होता है, ये आरएनए फैक्ट्री होता है। इसमें क्या है, आरएनए बनते हैं और वही आरएनए क्या बनाते हैं, राइबोसोम बनाते हैं, है ना, यानी कि ये भी रिस्पॉन्सिबल हो गया प्रोटीन को बनाने के लिए। देन है क्रोमैटिन मटेरियल, क्रोमैटिन मटेरियल में ही क्या होता है, डीएनए वगैरह होता है या क्रोमोसोम होते हैं, जिसके बारे में हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे। फिर हम लोग बात करते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की, ये दो तरह का होता है, रफ ईआर एंड एसईआर। रफ में राइबोसोम होते हैं, आखिरी ये जो दाने होते हैं इनको हम लोग बोलते हैं राइबोसोम। तो ये वाला पोर्शन क्या है, प्रोटीन वगैरह बनाता है, और स्मूथ में राइबोसोम नहीं होते हैं तो ये लिपिड्स वगैरह सिंथेसाइज करता है। फिर हम लोग बात करते हैं गोल्गी बॉडी की, तो जो भी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बनाता है उसको पैकेज के फॉर्म में ले जाता है, ठीक है। इसके बाद प्लाज्मोडेस्माटा, ये क्या करते हैं, सेल टू सेल इंटरेक्शन करते हैं, यानी कि एक सेल को दूसरी सेल से ऐड करते हैं, यानी कि सेल टू सेल इंटरेक्शन। ओके, तो ये हो गया पूरा किसके बारे में, प्लांट सेल के बारे में। अब चलिए हम लोग एक लास्ट सेल के स्ट्रक्चर को और देख लेते हैं, बहुत ही सिंपल है, जो कि है एनिमल सेल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं लास्ट सेल के टाइप के बारे में या स्ट्रक्चर के बारे में, जो कि है स्ट्रक्चर ऑफ एनिमल सेल। एनिमल सेल का स्ट्रक्चर जो है वो बहुत ही ज़्यादा सिंपल होता है। इसमें करना क्या है, सबसे पहले इस तरह से इरेगुलर बाउंड्रीज दिखा देनी है, फिर इस तरह से आना है यहाँ पे, और ये बन गई क्या, एनिमल सेल। इसमें अब करना क्या है, सेंटर पोर्शन में इस तरह से न्यूक्लियस दिखा देना है और न्यूक्लियस को कवर कर देना है न्यूक्लियर वॉल से इस तरह से। तो ये हो गया न्यूक्लियस कंप्लीट। अब यहाँ पे क्या करना है, वही सेम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को दिखा देना है, और यहाँ पर गोल्गी बॉडी को दिखा देना है, यहाँ पर लाइसोसोम को दिखा देंगे, और यहाँ पे क्या करना है, माइटोकॉन्ड्रिया को इस तरह से दिखा देना है, और स्नोमैन बना देंगे यहाँ पे, यानी कि राइबोसोम को भी बना के दिखा देना है। और यहाँ पर एक और एक्स्ट्रा स्ट्रक्चर पाया जाता है इस तरह से, तो उसको भी बना के दिखा देंगे। ओके, और आई थिंक दैट्स ऑल। बैक्टीरिया में, सॉरी एनिमल सेल में बस इतने ही पार्ट्स होते हैं। अब यहाँ पर भी ग्रेन्स होते हैं, तो ग्रेन्स यहाँ पर भी हमें दिखा देना है। तो चलिए तेज़ी से यहाँ पे क्या करते हैं, हम लोग लेबलिंग करते हैं। इसको हम लोग क्या कहते हैं, सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। तो एनिमल में सबसे पहली चीज़ तो यही है कि यहाँ पर सेल वॉल नहीं होती है। दूसरा जो स्ट्रक्चर यहाँ पे दिख रहा है, ये अब सभी को पता चल गया होगा क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया है, ठीक है। अब यहाँ पर नेक्स्ट बात करें तो ये है न्यूक्लियस। अब न्यूक्लियस में वही सारे पोर्शन या पार्ट्स होंगे जो कि प्लांट सेल में थे, तो न्यूक्लियस सेम रहेगा। तो यहाँ पर भी आप लेबल कर सकते हैं इसको देख करके। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट पार्ट की बात करें तो ये हो जाते हैं लाइसोसोम, और ये हो जाएगा अपना एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, दो टाइप का, RER और SER। देन हम लोग नेक्स्ट पार्ट की बात करें तो ये हो जाएगा गोल्गी बॉडी, और ये हो जाएंगे लाइसोसोम, और ये पोर्शन हो जाएगा साइटोप्लाज्म। अब यहाँ पर एक स्पेशल स्ट्रक्चर मिलता है जिसे हम लोग क्या कहते हैं, सेंट्रियोल के नाम से जानते हैं। ओके, अब यहाँ पर अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पर क्लोरोप्लास्ट भी नहीं मिला, यहाँ पर वैक्यूल भी नहीं मिली है हमको देखने को, और सेल वॉल भी नहीं मिली है, एंड प्लाज्मोडेस्माटा भी यहाँ पर देखने को नहीं मिल रहा है ना। तो यही जो चीज़ें एनिमल सेल में नहीं है और प्लांट सेल में है ना, तो यही क्या हो जाएंगे, प्लांट और एनिमल सेल में थोड़ा डिफरेंस हो जाएंगे, बस ज़्यादा कुछ नहीं होता है। तो आई होप आपको ये अच्छे से समझ आ गया होगा पूरा चैप्टर का ये टॉपिक, टाइप्स ऑफ सेल। तो इस टॉपिक से अगर कोई भी आपको डाउट है या कोई भी मुझसे गलती हो गई है तो उसको प्लीज़ करेक्ट कर सकते हैं और पूछ सकते हैं। सो आई थिंक आपको ये लेक्चर अच्छे से समझ आ गया होगा। सो अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा है तो लेक्चर को लाइक करें और कमेंट्स करें और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, जो कि हो जाएगा कंपोनेंट्स या पार्ट्स ऑफ सेल। थैंक यू।